पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इस प्लेटफ़ॉर्म से हमने एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है, जो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट्स पर मुश्तमिल है। इससे पहले हम चंद एक पोस्टकार्ड्स आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज भी हम सादत हसन मंटो का एक अफ़साना लेकर हाज़िर हुए हैं, जो हम आपको ऑडियो की शक्ल में पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सादत हसन मंटो का अफसाना टेढ़ी लकीर। अगर सड़क सीधी हो, बिल्कुल सीधी हो, तो उस पर उसके कदम मनो भारी हो जाते थे। वो कहा करता था, ये जिंदगी के खिलाफ है, जो पेच दर पेच रास्तों से भरी है। जब हम दोनों बाहर सैर को निकलते तो इस दौरान में वो कभी सीधे रास्ते पर न चलता। उसे बाग का वो कोना बहुत पसंद था जहां लहराती हुई रविशें बनी हुई थी। एक बार उसने अपनी टांगों को सीने के साथ जोड़कर बड़े दिलकश अंदाज में मुझसे कहा था, अब्बास, अगर मुझे और कोई काम ना हो तो बाखुदा मैं अपनी सारी जिंदगी कश्मीर की पहाड़ी सड़कों पर चढ़ने उतरने में गुजार दूं। क्या पेच है। अभी तुम मुझे नजर आ रहे हो और एक मोड़ मुड़ने के बाद मेरी नजरों से ओझल हो जाते हो। कितनी पुरस्कार चीज है। सीधे रास्ते पर तुम हर आने वाली चीज देख सकते हो, मगर यहाँ आने वाली चीजें तुम्हारी आंखों के सामने अचानक आ जाएंगी, मौत की तरह अचानक। इस पे कितना मजा है। वो एक दुबला पतला नौजवान था, बेहद दुबला। उसको एक नजर देखने से अक्सर औकात मालूम होता कि अस्पताल के किसी बिस्तर पर से कोई जर्द रूह बीमार उठकर चला आया है। उसकी उम्र मुश्किल 22 वर्ष के करीब होगी, मगर बाज औकात वो इससे बहुत ज्यादा उम्र का मालूम होता था। और अजीब बात है कि कभी कभी उसको देखकर मैं ये ख्याल करने लगता कि वो बच्चा बन गया है। इसमें एकाएकी इस कदर तब्दीली हो जाया करती थी कि मुझे अपनी निगाहों की सेहत पर शुबा होने लग जाता था। आखिरी मुलाकात से 10 रोज पहले जब वो मुझे बाजार में मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो हाथ में एक बड़ा सेब लिए उसे दांतों से काट कर खा रहा था। उसका चेहरा बच्चों के मानद एक नाकाबिले बयान खुशी के बायस तिमतिमाया हुआ था। उसका सारा चेहरा गवाही दे रहा था कि सेब बहुत लजीज है। सेब के रस से भरे हुए हाथों को बच्चों की मानद अपने पतलून से साफ करके उसने मेरा हाथ बड़े जोश से दबाया और कहा, अब्बास, वो 2 आने मांगता था, मगर मैंने भी एक ही आने में खरीदा। उसके होंठ जफरमंदाना हंसी के बायस थरथराने लगे। फिर उसने जेब से एक चीज निकाली और मेरे हाथ में देकर कहा, तुमने लट्टू बहुत देखे होंगे, पर ऐसा लट्टू कभी देखने में ना आया होगा। ऊपर का बटन दबाओ, दबाओ, अरे दबाओ। मैं सख्त मुतहैयर हो रहा था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बगैर लट्टू को बटन दबा दिया, जो मेरी हथेली पर से उछल कर सड़क पर लंगड़ाने लगा। इस पर खुशी के मारे मेरे दोस्त ने उछलना शुरू कर दिया। देखो बास, देखो इसका नाच। मैंने लट्टू की तरफ देखा, जो मेरे सर की मानद घूम रहा था। हमारे इर्द गिर्द बहुत से आदमी जमा हो गए थे। शायद वो ये समझ रहे थे कि मेरा दोस्त दवाइयां बेचेगा। लट्टू उठाओ और चले। लोग हमारा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे हैं। मेरे लहजे में शायद थोड़ी सी तेजी थी, क्योंकि उसकी सारी खुशी मांद पड़ गई और उसके चेहरे की तिमतिमाहट गायब हो गई। वो उठा और उसने मेरी तरफ कुछ इस अंदाज से देखा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा रोनी सूरत बनाकर कह रहा है, मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की, फिर मुझे क्यों झिड़का गया है। उसने लट्टू वहीं सड़क पर छोड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ा। घर तक मैंने और उसने कोई बात नहीं की। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर मैंने उसकी तरफ देखा। इस कलील में उसके चेहरे पर इंकलाब पैदा हो गया था। वो मुझे एक तफक्कर ज़दा बूढ़ा नजर आया। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर खुदा को इंसान की जिंदगी बसर करनी पड़ जाए तो क्या हो। वो इसी किस्म की बेढंगी बातें सोचा करता था,
بعض لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو نرالا ظاہر کرنے کے لیے ایسے خیالات کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ بات غلط تھی۔ دراصل اس کی طبیعت کا رجحان ہی ایسی چیزوں کی طرف رہتا تھا جو کسی اور دماغ میں نہیں آتی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، مگر اس کو اپنے جسم پر رشتہ ہوا زخم بہت پسند تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اگر میرے جسم پر ہمیشہ کے لیے کوئی زخم بن جائے تو کتنا اچھا ہو، مجھے درد میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسکول میں ایک روز اس نے میرے سامنے اپنے بازو کو اس طرح ایک تیز بلیڈ سے زخمی کر دیا، صرف اس لیے کہ کچھ روز اس میں درد ہوتا رہے۔ ٹیکا اس نے کبھی اس خیال سے نہیں لگوایا تھا کہ اس سے ہیضے، پلیگ یا ملیریا کا خوف نہیں رہتا۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ 2-3 روز اس کا بدن اس بخار کے باعث تپتا رہے۔ چنانچہ جب کبھی وہ بخار کو دعوت دیا کرتا تھا تو مجھ سے کہا کرتا تھا، عباس، میرے گھر ایک مہمان آنے والا ہے، اس لیے 3 روز تک مجھے فرصت نہیں ملے گی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ تم آئے دن ٹیکا کیوں لگواتے ہو؟ اس نے جواب دیا، عباس، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ ٹیکا لگوانے سے جو بخار چڑھتا ہے اس میں کتنی شاعری ہوتی ہے۔ جب جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے اور اعضاء شکنی ہوتی ہے تو باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی نہایت ہی ضدی آدمی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، اور پھر بخار بڑھ جانے سے جو خواب آتے ہیں، واللہ کس قدر بے ربط ہوتے ہیں، بالکل ہماری زندگی کی مانند۔ ابھی تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہاری شادی کسی نہایت ہی حسین عورت سے ہو رہی ہے، دوسرے لمحے یہی عورت تمہاری آغوش میں ایک کبھی ہیکل پہلوان بن جاتی ہے۔ میں اس کی عجیب و غریب باتوں کا عادی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک روز مجھے اس کے دماغی توازن پر شبہ ہونے لگا۔ گزشتہ مئی میں نے اس سے اپنے استاد کا تعارف کرایا، جس کی میں بے حد عزت کرتا تھا۔ ڈاکٹر شاکر نے اس کا ہاتھ بڑی گرمجوشی سے دبایا اور کہا، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ اس کے برعکس مجھے آپ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ میرے دوست کا جواب تھا، جس نے مجھے بے حد شرمندہ کیا۔ آپ قیاس فرمائیے کہ اس وقت میری حالت کیا ہوئی ہوگی۔ شرم کے مارے میں اپنے استاد کے سامنے گڑا جا رہا تھا اور وہ بڑے اطمینان سے سگریٹ کی کش لگا کر حال میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر شاکر نے میرے دوست کی اس حالت کو برا سمجھا اور تخلیے میں مجھ سے بڑے تیز لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دوست کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ میں نے اس کی طرف سے معذرت طلب کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میں واقعی بے حد شرمندہ تھا کہ ڈاکٹر شاکر کو میری وجہ سے ایسا سخت فکرہ سننا پڑا۔ شام کو میں اپنے دوست کے پاس گیا، اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے اچھی طرح باز پرس کروں گا اور اپنے دل کی بڑاس نکال لوں گا۔ وہ مجھے لائبریری کے باہر ملا۔ میں نے چھوٹتے ہی اس سے کہا، تم نے آج ڈاکٹر شاکر کی بہت بے عزتی کی، معلوم ہوتا ہے تم نے مجلسی آداب کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ وہ مسکرایا، ارے چھوڑو اس قصے کو، آؤ کوئی اور کام کی بات کریں۔ یہ سن کر میں اس پر برس پڑا۔ خاموشی سے میری تمام باتیں سن کر اس نے صاف صاف کہہ دیا، اگر مجھ سے مل کر کسی شخص کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس سے مل کر مجھے بھی خوشی حاصل ہو، اور پھر پہلی ملاقات پر صرف ہاتھ ملانے سے میں نے اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہارے ڈاکٹر صاحب نے اس روز 25 آدمیوں سے تعارف کیا، ہر شخص سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ سے مل کر مجھے بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر شخص ایک ہی قسم کے تاثرات پیدا کرے؟ تم مجھ سے ایسی فضول باتیں نہ کرو، آؤ اندر چلیں۔ میں ایک سحر زدہ آدمی کی طرح اس کے ساتھ ہو لیا اور لائبریری کے اندر جا کر اپنا سب غصہ بھول گیا، بلکہ یہ سوچنے لگا کہ میرے دوست نے جو کچھ کہا تھا صحیح ہے۔ لیکن فوراً ہی میرے دل میں ایک حسد سا پیدا ہوا کہ اس شخص میں اتنی قوت کیوں ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بے دھڑک کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک افسر کی دادی مر گئی تھی اور مجھے اس کے سامنے مجبوراً اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کرنا پڑی اور اس سے اپنی مرضی کے خلاف 10-15 منٹ تک افسوس ظاہر کرنا پڑا تھا۔ اس کی دادی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی موت کی خبر نے میرے دل پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے نقلی جذبات تیار کرنے پڑتے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میرا کریکٹر اپنے دوست کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اس خیال ہی نے میرے دل میں حسد کی چنگاری پیدا کی تھی اور میں اپنے حلق میں ایک ناقابل بیان تلخی محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن یہ ایک وقتی اور ہنگامی جذبہ تھا جو ہوا کے ایک تیز جھونکے کے مانند آیا اور گزر گیا۔
मैं बाद में उस पर नादम भी हुआ। मुझे इससे बेहद मोहब्बत थी, लेकिन इस मोहब्बत में गैर इरादी तौर पर कभी कभी नफरत की झलक भी नजर आती थी। एक रोज मैंने उसकी साफ गोई से मुतासर होकर कहा था, ये क्या बात है कि बाज़ औक़ात मैं तुमसे नफरत करने लगता हूँ। और उसने मुझे ये जवाब देकर मुतमईन कर दिया था, तुम्हारा दिल जो मेरी मोहब्बत से भरा हुआ है, एक ही चीज़ को बार बार देख कर कभी कभी तंग आ जाता है और किसी दूसरी शय की ख्वाहिश करने लग जाता है। और फिर अगर तुम मुझसे कभी कभी नफरत ना करो तो मुझसे हमेशा मोहब्बत भी नहीं कर सकते। इंसान इस किस्म की उलझनों का मजमुआ है। मैं और वो अपने वतन से बहुत दूर थे, एक ऐसे बड़े शहर में जहाँ जिंदगी तारीक कब्र सी मालूम होती है, मगर इसे कभी उन गलियों की याद न सताती थी जहाँ उसने अपना बचपन और अपने शबाब का ज़माना गुजारा था। ऐसा मालूम होता था कि वो इसी शहर में पैदा हुआ है। मेरे चेहरे से हर शख्स ये मालूम कर सकता है कि मैं गरीबुल वतन हूँ, मगर मेरा दोस्त इन जज्बात से यकसर आरी है। वो कहा करता है कि वतन की याद बहुत बड़ी कमजोरी है। एक जगह से खुद को चिपक देना ऐसा ही है जैसे एक आज़ादी पसंद सांड को खूंटे से बांध दिया जाए। इस किस्म के ख्यालात के मालिक जो हर शय को टेढ़ी ऐनक से देखता हो और मुरवजा रसूम के खिलाफ चलता हो, बाकायदा निकाह खानी हो, यानी पुराने रसूम के मुताबिक उसका अक़द अमल में आए, तो क्या आपको ताज्जुब ना होगा? मुझे यकीन है कि ज़रूर होगा। एक रोज़ शाम को जब वो मेरे पास आया और बड़े संजीदा अंदाज में उसने मुझे अपनी निकाह की खबर सुनाई, तो आप यकीन करें कि मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। इस हैरत का बायस ये चीज़ ना थी कि वो शादी कर रहा है या नहीं। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि उसने लड़की बगैर देखे पुराने खतूत के मुताबिक निकाह की रस्म में शामिल होना कबूल कैसे कर लिया, जबकि वो हमेशा इन मौलवियों का मुज़हिका उड़ाया करता था जो लड़की और लड़के को रिश्ता अज़दवाज में बांधते हैं। वो कहा करता था, ये मौलवी मुझे बुड्ढे और गंठिया के मारे पहलवान मालूम होते हैं जो अपने अखाड़े में छोटे छोटे लड़कों की कुश्तियां देखकर अपनी हिर्स पूरी करते हैं। और फिर वो शादी या निकाह पर लोगों के जमकटे का भी तो कायल ना था, मगर उसका निकाह पड़ा गया मेरी आंखों के सामने। उस मौलवी ने जिससे उसको सख्त चिढ़ थी और जिसको वो बूढ़ा तोता कहा करता था, उसका निकाह पड़ा। छुआरे बांटे गए और मैं सारी कार्रवाई यूं देख रहा था गोया सोते में कोई सपना देख रहा हो। निकाह हो गया, दूसरे लफ्ज़ों में अनहोनी बात हो गई, और जो ताज्जुब मुझे पहले पैदा हुआ था बाद में भी बरकरार रहा, मगर मैंने इससे मुतल्लिक अपने दोस्त से जिक्र ना किया, इस ख्याल से कि शायद उसे इस दायरे में लौटना पड़े जिसमें दूसरे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। निकाह करके मेरा दोस्त अपने असूलों के टेढ़े मीनार से बहुत बुरी तरह फिसला था और इस गड्ढे में सर के बल आ गिरा था जिसको वो बेहद गलीज कहा करता था। जब मैंने ये सोचा तो मेरे जी में आई कि अपने कज रफ्तार दोस्त के पास जाऊं, इतना हंसूं कि पेट में बल पड़ जाए। मगर जिस रोज़ मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, उसी रोज़ वो दोपहर को मेरे घर आया। निकाह को 3 महीने गुजर गए थे और इस दौरान में वो हमेशा उदास उदास रहता था। उसका चेहरा चमक रहा था और नाक जो चंद रोज पहले बद्दी न्याम के अंदर छुपी हुई तलवार का नक्शा पेश करती थी, उस पर सबसे नुमायां नजर आ रही थी। वो मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सिगरेट सुलगा कर मेरे पास बैठ गया। उसके होंठों के इख्तितामी कोने कपकपा रहे थे। जाहिर था वो मुझे बड़ी अहम बात सुनाने वाला है। मैं हमातन गोश हो गया। उसने सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाया और उसमें अपनी उंगली गाड़ते हुए मुझसे कहा, अब्बास, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए। मैं इस खबर से तुम्हें मतला करने के लिए ना आता, मगर मुझे तुमसे कुछ रुपए लेना है जो तुमने मुझसे कर्ज ले रखे हैं। क्या तुम्हें याद है? मैंने जवाब दिया, याद है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? और फिर हमेशा के लिए? बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया है और कल रात मैं उसे भगा कर अपने साथ लिए जा रहा हूँ। वो तैयार हो गई है। ये सुनकर मुझे इस कदर हैरत हुई कि मैं बेवकूफ़ों की मानद हंसने लगा और देर तक हंसता रहा। वो अपनी मनकूहा बीवी को, जिसे वो जब चाहता उंगली पकड़कर अपने साथ ला सकता था, अगवा करके ले जा रहा था।
भगा कर ले जा रहा था। जैसे जैसे मैं क्या कहूँ कि उस वक्त मैंने क्या सोचा। दरअसल मैं कुछ सोचने के काबिल ही न रहा था। मुझे हंसता देखकर उसने मलामत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। अब्बास, ये हंसने का मौका नहीं। कल रात वो अपने मकान के साथ वाले बाग में मेरा इंतजार करेगी और मुझे सफर के लिए कुछ रुपया फराम करके उसके पास जरूर पहुंचना चाहिए। वो क्या कहेगी अगर मैं अपने वादा पर कायम न रहा? तुम्हें क्या मालूम मैंने किन किन मुश्किलों के बाद रसाई हासिल करके उसको इस बात पर आमादा किया है। मैंने फिर हंसना चाहा, मगर इस गायत दर्जा संजीदा मतीन देखकर मेरी हंसी दब गई और मुझे कतई तौर पर मालूम हो गया कि वो वाकई अपनी मनकुआ बीवी को भगा कर ले जा रहा है। कहाँ, ये मुझे मालूम ना था। मैं ज्यादा तफसील में ना गया और उसे वो रुपए अदा कर दिए जो मैंने अरसा हुआ उससे कर्ज लिए थे और ये समझकर अभी तक ना दिए थे कि वो ना लेगा। मगर उसने खामोशी से नोट गिनकर अपनी जेब में डाले और बगैर हाथ मिलाए रुखसत होने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे बुला ना देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। मैं कोशिश करूंगा, ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत देर तक जहां खड़ा था बुत बना रहा। जब उधर उसके ससुराल वालों को पता चला कि उनकी लड़की रात रात में कहीं गायब हो गई है तो एक हैजान बर्पा हो गया। एक हफ्ते तक उन्होंने इसे इधर उधर तलाश किया और किसी को इस वाक़े की खबर तक न होने दी। मगर बाद में लड़की के भाई को मेरे पास आना पड़ा और मुझे अपना हमराज बनाकर उसे सारी राम कहानी सुनानी पड़ी। वो बेचारे ये ख्याल कर रहे थे कि लड़की किसी और आदमी के साथ भाग गई है और लड़की का भाई मेरे पास इस गर्ज से आया था कि उनकी तरफ से मैं अपने दोस्त को इस तलख वाक़या से आगाह कर दूं। वो बेचारा शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जा रहा था। जब मैंने उसको असल वाक़या से आगाह किया तो हैरत के बायस उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बात से तो इसे बहुत ढारस हुई कि उसकी बहन किसी गैर मर्द के साथ नहीं गई बल्कि अपने शौहर के पास है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि मेरे दोस्त ने यह फजूल और नाजेबा हरकत क्यों की। बीवी उसकी थी, जब चाहता ले जाता। मगर इस हरकत से तो ये मालूम होता है जैसे जैसे वो कोई मिसाल पेश न कर सका और मैं भी उसे कोई इत्मीनान दे जवाब न दे सका। कल सुबह की डाक से मुझे उसका खत मिला जिसको मैंने कांपते हुए हाथों से खोला। लिफाफे में एक कागज था जिस पर एक टेढ़ी लकीर खींची हुई थी। खाली लिफाफा एक तरफ रखकर मैं इस अमूद की तरफ देखने लगा जो मैंने बोर्ड पर चिपके हुए कागज पर गिराया था। दोस्तों, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना टेढ़ी लकीर। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और अदब पारे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।